बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप सवाल से आगे। क्या तीसरी आलमी जंग नाज़रीन शुरू होने वाली है? ईरान के मुतअद्दिद हमलों के बाद इसराइल जो है अमेरिका को बीच में धकेलने की कोशिश कर रहा है। कल सदर ट्रंप जो है G7 ममालिक की जो इजलास था उसको छोड़कर हंगामी तौर पर वाशिंगटन वापस आए हैं और साथ ही उन्होंने तेहरान के शहरियों से कहा है कि वो तेहरान को छोड़ दें जो ईरान का कैपिटल है। हम ये देख रहे हैं कि सिफारती अमले मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से तेहरान से वापस बुलाए जा रहे हैं। चाइना के सदर की स्टेटमेंट आई है और उस स्टेटमेंट में वो कहते हैं कि दुनिया अमेरिका के बगैर आगे बढ़ सकती है। दो बड़े ममालिक का इस तनाज़े में शामिल होना क्या तीसरी आलमी जंग की तरफ एक बड़ी पेशकदमी होगी? क्या ये दोनों बड़े ममालिक चाइना ईरान की तरफ से और इसराइल की तरफ से अमेरिका बाज़ाब्ता तौर पे जंग में शामिल हो पाएंगे या नहीं? आज प्रोग्राम में इस पर डिस्कस करेंगे। साथ आपको ये भी बताएंगे कि अगले 2 दिन बड़े क्रूशल बताए जा रहे हैं इस जंग के हवाले से और कहा यह जा रहा है, एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि ये जंग जो है मजीद शिद्दत इख्तियार कर जाएगी। अगर बात करें नाज़रीन, थोड़ा से तारीखी हवाले आपको दें, 2001 से लेकर हम मुसलसल वेस्टर्न मीडिया पर यह प्रोपोगेंडा सुनते आए हैं कि ईरान के पास वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है, ईरान कुछ ही महीनों में अपने आप को न्यूक्लियर पावर डिक्लेयर कर देगा। 2001 में यह बयान दिया गया, फिर तवातुर के साथ अब 2025 में भी यही बयानात सामने आए और उसके बाद प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक जो है इसराइल की जानिब से कर दी गई। इस तमाम मामले में एक बात हमें भूलनी नहीं चाहिए कि एक तो ईरान इराक की जंग हुई तो वो 10 साल तक जारी रही थी, यानी ईरान एक ऐसा मुल्क है जो ये कैपेबिलिटी रखता है कि वो देर तक जंग को लड़ता रहे। दूसरी जानिब क्या इसराइल के अंदर जो खौफ व हिरास की इस टाइम फजा पैदा हो चुकी है और जितनी इसराइल की आबादी और जितनी टेरिटरी है, क्या इसराइल इस वॉर को सस्टेन कर पाएगा या नहीं? ये भी एक बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि जितनी भी वेस्टर्न मीडिया में प्रोपोगेंडा होता रहा, इराक वॉर की बात करें तो इराक में भी यही प्रोपोगेंडा किया गया कि वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है इराक के पास और उसके बाद इराक को टारगेट किया गया और फिर निकला क्या? कुछ भी नहीं निकला। नाज़रीन, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है साबिक सेक्रेटरी खारजा शमशाद अहमद खान साहब ने। बहुत शुक्रिया शमशाद साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। व्हाट डू यू थिंक, अमेरिका की जानिब से ये स्टेटमेंट आना कि तेहरान को खाली कर लिया जाए, डोनाल्ड ट्रंप जो है G7 ममालिक की जो समिट हो रही थी उसको छोड़कर चले गए, वॉशिंगटन पहुंच गए, क्या कुछ हो सकता है? मुमकिना तौर पे अगले 2 दिन बड़े अहम बताए जा रहे हैं इस जंग के। देखिए, जब से ट्रंप आए हैं तो दुनिया में तहस नहस हो गई है हर तरफ। वो चाहे फलस्तीन का मसला हो, इसराइल और फलस्तीन, इसराइल की जो नस्लकुशी की कोशिशें हैं फलस्तीनियों के खिलाफ, और दूसरी तरफ चाहे रूस और यूक्रेन का मसला हो, इंडिया पाकिस्तान का मसला हो, तसादम ही तसादम फैल रहा है। और ये भी जो ईरान और इसराइल का झगड़ा है, ये भी शुरू होता है। इसने जो ईरान के साथ डायलॉग शुरू किया था, ये ट्रंप का डायलॉग बड़ा खतरनाक होता है। ये जो इंडिया पाकिस्तान को डायलॉग की इसने एक लालच दिया है, वो मुझे यकीन है कि उसका नतीजा भी कोई अच्छा नहीं निकलेगा। तो इसने ईरान के साथ डायलॉग शुरू किया और इससे पहले कि वो डायलॉग किसी कंक्लूसिव स्टेज पर जाता, इसराइल ने हमला कर दिया, क्योंकि इसराइल को पता था कि जो फैसला आखिरी आएगा वो हतमी तौर पर इसराइल के हक में नहीं होगा, जो इसराइल चाहता है वो नहीं होगा। तो बहरहाल अब तो स्टेज ऐसी आ गई है कि इट इज़ ऑलमोस्ट एन ऑल आउट वॉर, कॉन्फ्लिक्ट है बहुत। यानी ये वर्ल्ड वॉर तक की डायमेंशन पे जा सकता है अगर आइंदा चंद दिनों में रूस और चाइना की मुदाखलत से या उनका जो असर रसूख है उनकी कोशिशों से, और ईरान की जो रिटेलिएटरी कामयाबियां हो रही हैं इसराइल के खिलाफ, तो उस वजह से, तो अगर ये चीज़ें कामयाब ना हुई तो फिर दुनिया एक भयानक भयानक जंग की तरफ बढ़ रही है। बस मैं इतना कहना चाहूँगा। सर, G7 ममालिक की समिट में बाकायदा जो इलामिया जारी किया गया उसमें इसराइल की हमायत की गई और ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने से रोकने के हवाले से बात की गई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम देख रहे हैं वो चीन के सदर का बयान, वो बड़ा अहम है सर। उसमें वो कहते हैं कि अमेरिका के बगैर भी दुनिया आगे बढ़ सकती है, आलमी ताकतों का वो मुवाजना भी करते हैं। तो डू यू थिंक कि आप जिस तरह से भयानक बात कर रहे हैं कि
अमेरिका इसराइल की साइड से ड्रैग हो जाएगा या चाइना जो है वो ईरान की हमायत में ड्रैग हो जाएगा, ये आलमी जंग में कन्वर्ट हो जाएगी? इस हवाले से कैसे देखते हैं सर आप? देखिए, ये डिपेंड करेगा ना यही कि चाइना और रशिया की जो पोजीशन है वो कितनी सीरियस होती है। और बाकी वेस्ट की तरफ से जो G7 का बयान है या ट्रम्प की पोजीशन है, तो इससे मैं अच्छी तरह बहुत फेमिलियर हूँ, क्योंकि इस किस्म की धमकियां हमें भी दी जा रही थी। बल्कि मुझे याद है मई 1998 में अमेरिका ने, जिस वक्त इंडिया ने धमाके किए थे अपने 11 मई को और 13 मई को, तो अमेरिका ने हमें बता दिया था क्लियरली, बल्कि एक डेलीगेशन भेजा था बिलखुसूस, जिसने आकर मेरे साथ बातचीत की थी। ये कन्वे किया था कि इंडिया, जब हमने कहा कि इंडिया ने किया, आपने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा इंडिया गंदा बच्चा है, तुमने गंदा बच्चा नहीं बना, हमें ये कहा गया था। और हर मुमकिन कोशिश की गई थी, बहुत दबाव डाला था। और 17 दिन हमने लिए थे डिप्लोमेटिक एम्बिग्विटी पैदा करके, और 17 दिन बाद हमने टेस्ट कर दिए थे। कतई नजर इसके कि प्रेसिडेंट क्लिंटन ने अपना पूरा जोर लगा लिया था, टोनी ब्लेयर ने कई दफा प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ पर दबाव डाला था। हमने जो पाकिस्तान के मफाद में था वो कर दिया। अब भी ईरान जो है वो हतमी तौर पर वो करेगा जो उसके मुफाद में है। वो सिर्फ किसी के बयान से मरूब होकर नहीं करेगा। ईरान जैसी रियासत मुस्लिम दुनिया में और कोई नहीं है, मैं आपको बताऊं। बहुत खुद मुख्तार रियासत है, और ये बड़ी पुरानी रियासत है। ये सिर्फ एक दो सदियां पुरानी नहीं, ये हजारों साल पुरानी रियासत है ईरान की, जो मुख्तलिफ शक्लों में रही है और कभी किसी ने फतह नहीं किया। सोवियत यूनियन के पुराने जार जो होते थे वो एनवी किया करते थे ईरानियन रियासत ग्रेटनेस को। तो मकसद मेरा कहने का है, अगरचे जब से इनकलाब आया है, मौलवियों ने जब से इख्तियार संभाला है, तो प्रॉब्लम है ईरान में बहुत। और अंदर अभी भी ऐसे लोग हैं ईरान में जो पुरानी बादशाह के हामी होते थे, या अमेरिका का इन्फ्लुएंस है, अमेरिका की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं। तो ईरान में इसी वजह से तो इसराइल को कामयाबियां हो रही हैं कि उसके जासूस अंदर कामयाब होते रहे हैं। और अंदर से देखिए, इसराइल के बंदों ने जो इसराइल के लिए काम कर रहे थे, ईरान की लीडरशिप उड़ा दी उन्होंने। तो अब सिर्फ देखना ये है कि ईरान तो है एक अपने, यानी बहुत कायम है अपनी पोजीशन पर, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं अपने मुफाद पे। अगर कोई बातचीत, ट्रंप कोई लालच देता है कि ये करें, मगर ट्रंप जो है ना, वो उसकी कोई बात प्रिडिक्टेबल नहीं है, ना प्रिडिक्टेबल है ना रिलायबल है। तो इस वजह से ईरान अब वो करेगा जो करना है। अभी मैं किसी और चैनल से भी बात कर रहा था कि मैंने ये किसी इंफॉर्मेशन कहीं से, ये मैंने अखबारों में पढ़ा था कि ईरान में कुछ जल्जला आया है। तो फोर ये पॉइंट जल्जला थ्री जो है, ये जी। मानी खेज चीज हो सकती है। और इसका ताल्लुक तो शायद शमशाद शायद आई साहब, मे बी यू रॉन्ग आर सेइंग कि वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ईरान मतलब ईरान शमशाद साहब जो हाँ, आप बात कर रहे हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि ईरान जो है अपने मफाद में जो चीज़ होगी वो करेगा, कोई भी उसे रोक नहीं सकता। और अमेरिका की जानिब से अगर पाकिस्तान पे प्रेशर डाला गया, पाकिस्तान नहीं रुका, ईरान भी नहीं रुकेगा, तो इसका बाखूबी अमेरिका को भी अंदाजा होगा। तो ऐसी सूरत हाल में क्या फिर आपको ये एक न्यूक्लियर वॉर की तरफ जाता दिखाई दे रहा है मामला? जी बिल्कुल। देखिए, ईरान के पास न्यूक्लियर जो उनकी कैपेबिलिटी है, आपको ये पता होना चाहिए कि ईरान हमसे बहुत पहले न्यूक्लियर था, न्यूक्लियर फैसिलिटी थी। मुझे याद है 1968 में मैं ईरान में, मेरी पहली पोस्टिंग थी, और वहाँ प्रोफेसर अब्दुल सलाम, जो उस वक्त हमारे यहाँ पाकिस्तान में साइंटिफिक टेक्नोलॉजी पर एडवाइजर थे, प्रेसिडेंट अयूब ने अपॉइंट किया हुआ था। तो वो गुजर रहे थे ट्रांजिट ईरान से, तो वहाँ रुके थे, और मुझे, मेरी ड्यूटी लगी थी कि मैं उनकी एक दिन में देखभाल करूं। तो वो, और चीज, वो उस वक्त पाकिस्तान में न्यूक्लियर प्रोग्राम पे काम कर रहे थे डॉक्टर आईएच उस्मानी के साथ। तो उन्होंने मुझे बताया था उस वक्त कि ये 68 की बात कर रहा हूँ, कि ये तो पिछली दिहाई में, यानी 50 की दिहाई में, 56 या 57 में ईरान के पास ये सब फैसिलिटीज थी एनरिचमेंट वगैरह की। तो ये अमेरिका को तो अच्छी तरह पता था। इनकलाब के बाद अमेरिका ने इसको इशू नहीं बनाया। ये फिर आके जब नई सदी शुरू होती है, जब ईरान की पोजीशन अफगानिस्तान के सिलसिले में
वाज़ेह होती जा रही है। अफगानिस्तान में अमेरिका लड़ाई में कूद पड़ा था, अफगानिस्तान में, इराक में। तो उस वक्त ईरान को दबाव में लाने के लिए फिर अमेरिका ने ये शुरू किया था। 3 मुल्कों की ड्यूटी लगाई थी, अपना बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी, कि आप ईरान को परसुएड करें कि अपनी जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट है उसको ज़रा कंट्रोल करें। तो उन्होंने कोशिश की, मगर वो ज़बरदस्ती नहीं ईरान के साथ करना चाहते थे तीनों मुल्क। उनके हम्म। अपने ईरान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, और उनको फिर ये था पता कि अगर कोई सैंक्शन वैक्शन लगेंगी या कोई जंगी सिचुएशन पैदा होगी तो उसके नतायज बहुत सीरियस होंगे। और मिडल ईस्ट में वो किसी किस्म का भी जो कॉन्फ्लिक्ट है, उनको पता था तेल की सप्लाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से वो सारी अपसाइड डाउन हो जाएगा। तो इस वजह से उन्होंने कुछ नहीं किया। तो 2006 में फिर प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने अमेरिका की तरफ से सलामती कौंसिल का इजलास बुला के ईरान पे सैंक्शन लगवा दी थी। तो और ये शमशाद फिर उसके साहब, बाद इस तब 2008 या 9 में डायलॉग शुरू किया, जी जब ओबामा आया। ओबामा ने शुरू किया, और फिर 2009 में या 11-12 में मुझे याद है, प्रेसिडेंट रूहानी इलेक्ट हुए थे जब ईरान में प्रेसिडेंट। तो उस वक्त उन्होंने टेलीफोन पर ओबामा के साथ बात की थी। तो पहली दफा सिंस 1979 ईरान का प्रेसिडेंट अमेरिका के प्रेसिडेंट से बात उसने की थी। और इस तरह ओबामा और ईरान की तरफ बेहतर ताल्लुकात हुए, और नतीजा एक अच्छा निकला कि JCPO। जुलाई 2015 में वियना में फिर वो डील साइन हुआ, बड़ा मशहूर डील, जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव वो जो क्या है, पॉलिसी दी गई, JCPOA। हाँ जी, जॉइंट प्लान ऑफ एक्शन, कॉम्प्रिहेंसिव जॉइंट प्लान ऑफ एक्शन तो शमशाद साहब, आपने अभी जासूसों की बात की थी। एक बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया है जिसमें ईरान के अंदर जो रॉ के ऑपरेटिव्स थे, इंडियन लोग थे, वो जासूसी कर रहे थे इसराइल के लिए। तो आज बड़ा हाईलाइट भी हुआ है वो मामला कि इंडियन जासूस जो हैं वो ईरान में मौजूद हैं, वो इसराइल के लिए फैसिलिटेशन कर रहे हैं, और बहुत बड़ा नेटवर्क पकड़ के अब उनको सजाएं दी जा रही हैं, चौकों चौराहों पे लटकाया जाएगा, खुलेआम फांसी दी जाएगी। इस डेवलपमेंट को आप किस तरह से देखते हैं, खासूसन इंडिया का लिंकेज इस सारे मामले में? देखिए, एक जो जासूस जो ईरानी पकड़ा है ईरानियों ने, जो मेन जो ये जासूसी हाल ही में जो ईरानियन लीडरशिप को मारने के जिसका हाथ था, उसको उन्होंने सजा दे दी है फौरी, ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। उसको एक मिसाइल के साथ बांध के रस्सियों से और इसराइल पर दाग दिया गया, तो वो अपनी सजा पे पहुंच गया वो बंदा। और तो ईरान में कभी भी कोई जासूस पकड़ा जाए या क्रिमिनल पकड़ा जाए तो उसको सजा दी जाती है। हमारी तरह नहीं कि यहाँ मुल्जिमों और मुजरिमों को बाय लॉ हम लोग माफ़ी दिया करते हैं पाकिस्तान में। तो बारह अल्लाह न करे पाकिस्तान में कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो। अभी तो फिलहाल तो हम बचे हुए हैं, और हमने खुशकिस्मती से अभी पोजीशन भी वो ली हुई है, बजाय इसके कि हम ट्रंप के नीचे लग जाएं। बदकिस्मती सर, यही है इसमें कि इस हमारे सारे लोग मामले में बहुत भारत के ज्यादा किरदार मुल्क को के आप नीचे कैसा जब लग जाते हैं देखते हैं? तो आप अपनी फ्रीडम ऑफ एक्शन गंवाते हैं, और फिर जी आपके पास कोई चॉइस भी नहीं रहती। शमशाद साहब, तो इस सारे अभी मामले में भारत के किरदार को पर्टिकुलरली आप कैसा देखते हैं कि भारत वो वहां तो फैसिलिटेशन देखिए, कर रहा था? भारत ने तो इस ईरानी इलाके इस्तेमाल करके कलभूषण को इस्तेमाल किया। वो हमेशा इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह है। उसकी वजह यह है कि बलूचिस्तान, वो चाहे ईरान का हो या पाकिस्तान का, वो इलाका इतना अनस्टेबल है कि वहाँ सिर्फ भारत ही नहीं है, वहाँ अमेरिका भी शामिल है, और जो मुकामी रियासतों के खिलाफ और ताकतें जो हैं वो इन्वॉल्व रही हैं बलूचिस्तान में। ठीक। तो ये भारत ने तो हमेशा इस्तेमाल किया है रॉ जो है। और बाकी इसराइल और भारत की तो इकट्ठी एक वो दोस्ती है, हर तरह से हथियार देता है ठीक। भारत को। तो ये सब चीजें मिली जुली हैं, और जाहिर है मिली। कि बेचारे ईरानियों को वो जो भारत अपनी दोस्ती का दिलासा देकर और उनके खिलाफ काम करते रहे, जरूर ठीक, बहुत करते बहुत रहे। शुक्रिया शमशाद साहब, आपने अपनी राय से आगाह किया। हमें प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक लेना है। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। मखसूस नशिस्तों के केस पर बात करेंगे। क्या पीटीआई को मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी? एक अहम तरीन केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस टाइम चल रहा है। इस केस का फैसला पहले आ चुका है, लेकिन इस अपील में जो है हुकूमत पाकिस्तान आई हुई है। हुकूमत पाकिस्तान रिलीफ चाहती है और वो चाहती है ये केस का फैसला रिवर्स हो सके। पहले 8-5 से फैसला आया था और ये फैसला जो है पीटीआई के हक में आया था। हमें ज्वाइन किया है हाफिज एहसान खोकर साहब ने, हमारे साथ मौजूद होंगे फैसल चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। व्हाट डू यू थिंक, आपने अभी तक की जो प्रोसीडिंग्स देखी हैं, क्या समझते हैं, क्या फैसला आएगा? क्या पीटीआई को ये सीट्स मिलेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमर पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल या पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री का बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट केस है। और आप इसका अंदाजा इस चीज से लगाएं कि जब से ये प्रोसेस जो है, ये एलोकेशन ऑफ रिजर्व सीट्स का जो है इलेक्शन कमीशन के अंदर 21 फरवरी 2024 से स्टार्ट हुआ है, तकरीबन 16 के करीब जजमेंट्स जो हैं वो इस पे आ चुकी हैं। चाहे उसके अंदर हाई कोर्ट है या आपकी इलेक्शन कमीशन के 2 फैसले, फिर हाई कोर्ट का फैसला, फिर उसके बाद लीव ग्रांटिंग ऑर्डर, फिर सुप्रीम कोर्ट का 8-5, फिर डाइसेंटिंग, फिर आपकी डिटेल जजमेंट, फिर उसके बाद क्लैरिफिकेशंस जो आई हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो अब बेंच जिस तरह कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, जो रिव्यू के सुन रहा है 13 मेंबर्स बेंच जो है, तो बुनियादी तौर पे सवाल उनके सामने 2 है। एक सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है उसे आर्टिकल 187 के ऊपर जाके फैसले करना चाहिए, और उस आर्टिकल 187 की लिमिटेशंस कितनी है जो आर्टिकल 175(3) जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। साथ क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंसर्ट ऑफ वर्ड्स कर सकती है, री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कर सकती है, या रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन कर सकती है या नहीं कर सकती? एक ये सवाल है। दूसरा उसके अंदर सवाल ये है कि क्या आर्टिकल 51 के अंदर या आर्टिकल 106 के अंदर जो बुनियादी तौर पर लिखा हुआ है कि एलोकेशन ऑफ रिजर्व सीट सिर्फ उसी पॉलिटिकल पार्टीज को मिलेंगी जिसने इलेक्शन सिंबल के मुताबिक इलेक्शन लड़ा हो, और वो जो इलेक्शन एक्ट का 208 या 209 या 215 का सर्टिफिकेट उसे मिला हो, उसने विद इन टाइम जो है, जो सेक्शन 104 के अंदर अपनी नॉमिनेशन या लिस्ट जो है वो जमा करवाई हो, उसकी प्रॉपर सिक्योरिटी आई हो, और उसकी एक सीट जो है वो नेशनल असेंबली के अंदर आई हो ताकि उसको इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ज्वाइन कर सकें। और अगर प्रोविंसेस के अंदर आया, आर्टिकल 106 आया है, तो उसकी एक सीट वहां पे आनी चाहिए। अब अगर इस सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो ये तो यूनानिमस इस चीज के अंदर है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ने एसआईसी को डिसएंटाइटल किया है सर्टेन ग्राउंड्स के ऊपर, कि ना उन्होंने इलेक्शन लड़ा, ना उन्होंने रिजर्व सीट्स दी, और ना ही इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स उनको ज्वाइन कर सकते हैं। अब जहां तक पीटीआई की बात है, तो पीटीआई ने जो है ना ही इसके अंदर इलेक्शन कमीशन के पास गए हैं, ना हाई कोर्ट के पास गए हैं, ना सुप्रीम कोर्ट। आज की डेट तक भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये नहीं कहा कि एसआईसी की बजाय जो है वो सीट्स हमें मिलनी चाहिए। इंटरवीनर की उनकी एक एप्लीकेशन आई थी कि हमें सुना जाए। तो मैं समझता हूं कि अगर इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 22 जुलाई का फैसला था 2024 का, या उसके बाद जो है आपका अभी जो डिटेल्स आया सितंबर 2024 के अंदर, तो अगर इन सारों को देखा जाए तो मेरा ख्याल ये है कि अगर 3-4 जितना फैसले आए हैं, जो आर्टिकल 62(1)(f) का आया है, आर्टिकल 63(a) का आया है, या उसके बाद जो है आपका जो है नैब अमेंडमेंट्स के ऊपर चीजें आई हैं, या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर आया है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने उस फैसले को जो 22 सितंबर को एक डिटेल्स आया है उसको रिवर्स करेगी, और उन्हीं बुनियाद के ऊपर करेगी कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है इसका काम री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। और पीटीआई जो है उसने किसी भी फेज पे अप्लाई नहीं करा। हाफिज साहब, डू यू थिंक कि किसी भी जमात को, हाफिज साहब, डू यू थिंक किसी भी जमात को टेक्निकल नॉकआउट किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकलिटीज? आप उसको पूरी जो है जमात को टेक्निकल नॉकआउट कर सकते हैं? कमर देखें, ये टेक्निकलिटीज नहीं है, ये आर्टिकल 51 या आर्टिकल 106 की प्लेन लैंग्वेज है। अब जो 22 जुलाई की जजमेंट आई या उसके बाद 22 सितंबर की जजमेंट आई, उसके ऊपर टेक्निकलिटीज गई थी आर्टिकल 17(2) के ऊपर। और आर्टिकल 17(2) जो है कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो है जो आपने विल ऑफ द पीपल को आपने उस लेवल पे जाके किया जो सर्टेन लिमिटेशन ऑफ द लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन है। अब ये है कि आर्टिकल 17 का कमर आप ओवर राइडिंग इफेक्ट जो है
वो आर्टिकल 51 या आर्टिकल 106 पे तो नहीं दे सकते ना, या आर्टिकल 151 या 106 जो है उसका ओवर राइडिंग इफेक्ट जो है वो आप कर दें आर्टिकल 187 के ऊपर जाके कर दें, या 175(3) जो है आप सारी चीजों को बुलडोज करके कर दें। तो सुप्रीम कोर्ट जो है बुनियादी तौर पे जो है उसका काम ये है कि जो प्लेन लैंग्वेज है कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ की उसके मुताबिक फैसला करे, और अगर वो समझती है कि उसके अंदर प्रॉब्लम है तो इंटरप्रेट करे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जिन फैसलों का मैंने आपको इशारा किया है वो सारे के सारे फैसले ऐसे थे कि जिसके तो यू एग्री के आर्टिकल 187 पे कंप्लीट जस्टिस पे नहीं जाना चाहिए? एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर की तरफ आप मैं आपसे सवाल करता हूं, मैं हाफिज साहब आपकी तरफ आता हूं। आर्टिकल 187 के हवाले से मैं पहले चौधरी साहब से पूछ लूं। जो है वो नहीं है जी हाफिज साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं, मैं चौधरी साहब से पूछ लूं। चौधरी साहब, आप क्या समझते हैं कि मखसूस नशिस्तों का केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगा हुआ है, डू यू एक्सपेक्ट एनी रिलीफ? थैंक यू कंबर। सबसे पहली बात तो ये है कि ये बेंच किन रूल्स के तहत बना, किस कानून के तहत ये बेंच फॉर्म हुआ है। अगर ये सुप्रीम कोर्ट रूल्स के तहत बेंच बना है तो फिर तो ये सेम बेंच होना चाहिए, और जो रिव्यू है नज़रसानी जो है वो ऐसे नए बेंच के सामने नहीं जा सकती। तो पहला एतराज़ तो मेरा ये है कि जुरिस्डिक्शनल जो एस्पेक्ट है उसकी हर्डल को क्रॉस किए बगैर आप मेरिट के ऊपर कैसे ये केस सुन रहे हैं। और ये गालिबन सर वो टाइम चला गया, केस तो कंक्लूड होने लगा है, मतलब ये नहीं वो देखिए कंक्लूड तो फिर सुनने की क्या ज़रूरत थी। अगर आपने कंक्लूड ही करना है और मेरिट पे फैसला नहीं देना है, कानून और आइन के मुताबिक नहीं चलना है, तो फिर लड़ना ही नहीं चाहिए था। आप कहते कि नहीं सर बेंच नहीं सही, हम नहीं जा नहीं बेंच के उसके बैकआउट करना चाहिए। देखिए ना पॉलिटिकल केस है। मैं तो अपनी राय में बड़ा क्लियर हूँ कि आपको इस बेंच के सामने आर्गू करना नहीं चाहिए था। आप देखिए उन्होंने कौन सा आपको बेंच दे देना। 26वीं तरमीम के बाद अगर पीटीआई को या अपोजिशन को अदलिया से रिलीफ का कोई तोको है तो मैं समझता हूँ कि वो हमको की जन्नत में रहते हैं। ये मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चल रहा, ये मुल्क कानून के मुताबिक नहीं चल रहा, ये मुल्क अदलिया की आज़ादी के ऊपर नहीं चल रहा, ये माइट पे चल रहा है, डंडे पे चल रहा है, और डंडा ही इधर का पीर अभी तक वही फैसले कर रहा है। और बचगाना किस्म की जो हैं वो इसकी तौज़ीहात दी जाती हैं, इसकी वजूहात दी जाती हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि विल ऑफ द पीपल को डिफीट कर दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट टेक्निकल नॉकआउट दे। विल ऑफ पीपल जिसको आपने साजिश के तहत काजी फाइज ईसा ने छीना पाकिस्तान के लोगों से। सिक्योरिटी वाले दिन उनके निशान 6-6.5 महीने इलेक्शन कमीशन सोया रहा है पीटीआई के इंटरनल इलेक्शंस में। इलेक्शन के दौरान ही करना था। ये साजिश, ये ताने बाने बहुत पहले बुने हैं और इसमें मौजूदा इलेक्शन कमीशन उनके मेंबरान शामिल हैं। तो गलती है ना, आप लोग करा लेते इलेक्शन। नहीं, हमने इलेक्शन करवाए। देखिए इस वक्त स्वाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कौन सी ऐसी पार्टी है जिसका इलेक्शन डिस्प्यूटेड है? ये बात नहीं है कंबर। हमने इलेक्शन यहाँ पे नेशनल इलेक्शन चोरी हो गया है, पीटीआई का इलेक्शन क्या माने रखता है? मुझे ये बताएं फिर क्या वे आउट क्या है? नहीं वे आउट तो देखिए एक पॉलिटिकल वे आउट है ना। नहीं आप कह रहे हैं डंडा चल रहा है, डंडे जब तक रहेगा तब मैं तो आपको हकीकत बयान कर रहा, नहीं चल रहा। नहीं तो फिर अब क्या मुझे बताएं, आप डंडे से निकलने का आपके पास क्या तरीका है? हुए फैसले आपके पास क्या तरीका है? डंडा तो चल रहा है। अपने दिए हुए फैसले जजेस जो हैं उनके ऊपर बैक ट्रैक कर रहे हैं। कभी आपने देखा, कभी आपने रिव्यू में ये देखा कि 5-7 नए जज लेके केस रीहियर किया जाए? आप भी तो कोर्ट रिपोर्टिंग करते रहे, कभी आपने देखा ये? अब 26वीं आईनी तरमीम के बाद से बड़ी चेंज है चीजें ना। भाई 26वीं आईनी तरमीम ने अदलिया को सल्व कर लिया, इंतजामिया के मातहत कर दिया। अब कोई जज अगर जुर्रत करेगा, जुडिशल कमीशन का इजलास होगा, वहां पे मेजोरिटी से उठा के बाहर फेंक देंगे। और जजेस जो हैं तो हाफिज साहब से पूछ लेते हैं। हाफिज साहब वो कह रहे हैं कि ये एक केस की बात नहीं है, या मैं एक केस में रिलीफ एक्सपेक्ट करूंगी, तो पूरी अदलिया का मसला है। मतलब ये एक लार्जर इशू है जिसको एड्रेस होना चाहिए, और उसमें या हाफिज साहब या फैसल चौधरी की बात नहीं है, इस मुल्क की अदलिया का मसला है, उसको हमने आइडेंटिफाई करके ठीक करना है। डू यू एग्री? देखिए कंबर, एक तो ये है कि अगर अपने सियासी बात करनी है तो उसके लिए टीवी भी मुनासिब है, या उसके लिए मीनार पाकिस्तान भी मुनासिब है, परेड ग्राउंड भी मुनासिब है। और अगर हमने लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन की बात करनी है तो फिर हमारे सामने एक सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, और उस सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है SIC भी अपना स्टैंड प्रेजेंट कर रही है, उसके अंदर PTI भी मौजूद है और दूसरी पार्टीज भी वहां पे मौजूद हैं।
दूसरा उस चीज के अंदर ये है कि बार बार जो है चीजों को पॉलिटिसाइज करना जो है वो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर कि जी हम बेंच को नहीं मानते, हम ये नहीं मानते। देखिए आपके कॉन्स्टिट्यूशन की 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आ चुकी है। उस अमेंडमेंट के बाद जो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है वो आपकी आर्टिकल 191(3) के नीचे जाएगा और वो जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का हिस्सा होंगे वो आएंगे। अब अगर जाएंगे कि जी 26वीं आईनी तरमीम आई क्यों है, अब ये है कि हमारे चौधरी साहब तो उस प्रोसेस के अंदर है नहीं है, ना उधर थे ना अभी लीगल टीम के अंदर है। 26वीं आईनी तरमीम के सारे प्रोसेस के अंदर जो लोग मौजूद थे वो मौलाना फजलुर रहमान साहब की मीटिंग्स के अंदर थे। वहां के ऊपर ये जुडिशल कमीशन भी बना, वहां के ऊपर इसकी कॉम्पोजिशन भी डिस्कस आई, उसके अंदर इसकी जो है वो एलोकेशन किस तरह आएगी वो भी सारा उस प्रोसेस के अंदर आया। तो अगर वो सारे मौजूद थे और वो सारे पीटीआई के स्टॉलवर्ड थे तो उस प्रोसेस को बाइकआउट कर देते ना कि जी हम मौलाना साहब आपके साथ नहीं चल सकते। ये चीजें जो है वो चूंकि उस वक्त एजेंडा एक ही था और वो ये था कि काजी फाइज ईसा इस मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं बनना चाहिए, चूंकि 65 की बजाय 68 ईयर्स एज थी। उसको जब गवर्नमेंट ने 65 किया, हालांकि वो ऐसी चीज जो थी वो नजर नहीं आ रही थी बट एक एप्रीहेंशन था। और मैं उस वक्त भी मैंने कहा था कि आप 68 को रहने दें, उस चीज के अंदर 65 पे जाए ताकि ये एप्रीहेंशन खत्म हो और ये जस्टिस Sir, फाइज I got your point. They are a part and parcel of that business. सर इधर सवाल ये पैदा होता है सर, देखें हाफिज साहब मैं आपकी बात समझ गया हूँ, गॉट योर पॉइंट हाफिज साहब, गॉट योर पॉइंट। एक सेकंड सुन लें जी। 24 को पास हुई है और 25 को पीटीआई चीफ जस्टिस के प्रोसेस के अंदर हिस्सा ले लेती है। तो जो हिस्सा ले रहे हैं या उस प्रोसेस के अंदर है पहले वो तो अपना फैसला कर लेना। और अभी भी जो फैसला कर रहे हैं कि जी नहीं हिस्सा भाई जो ले रहे हैं या तो वो बाहर आ जाए ना, जिस तरह आपने भी कहा कि आप क्यों उन प्रोसीडिंग्स को ज्वाइन कर रहे हुए हैं, इतने लंबे लंबे आप आर्गुमेंट्स कर रहे हैं और कॉन्ट्राडिक्टरी आर्गुमेंट्स कर रहे हैं। इस केस के अंदर एसआईसी का रिव्यू तो बनता ही नहीं था और आप 2-2.5 दिन से लगा रहे हैं उस चीज के अंदर। रिव्यू सिर्फ बनता है पीटीआई का, क्योंकि पीटीआई को एडवांटेज उस चीज के अंदर आया था और पीटीआई ने आर्टिकल 17(2) को एक्सप्लेन करना था। जब एसआईसी भी उस चीज के अंदर जाए, कॉन्ट्राडिक्टरी आप उसके अंदर आ जाए, तो मेरा ख्याल है कि खुदारा जजिस को या कोर्ट को या इंस्टीट्यूशन को उस हद तक मिलान न करें कि हम उसकी क्रेडिट खो दें या उसको जो है इतना डिस्क्रेडिट कर दें कि हम कहें कि इस मुल्क में लॉ भी नहीं है। हम हाफिज साहब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। फिर मैं आप ऑफ पेपर के हवाले से सवाल करूंगा कि लोगों की जो मंशा है, जो लोगों ने अपना वोट दिया है, जो लोगों की रिप्रेजेंटेशन है, क्या सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला करता है उससे रिप्रेजेंट होगी या नहीं, इस नजरसानी पार्टीशन का एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मखसूस नशिस्तों के केस के हवाले से बात हो रही थी, जस्टिस बाबर सत्तार के लेटर के हवाले से भी बात करेंगे। फैसल साहब उन्होंने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम अब लॉ ऑफ लैंड है, आप उसको रिवर्स करने का भी एक तरीकाकार मौजूद है, उसके ज़रिए आप रिवर्स कर लें। आप जो 27वीं आईनी तरमीम होगी उसमें चीज़ें रिवर्स पे चली जाएंगी, आप ये ऐसा कर लें। आपके पास क्या ऑप्शंस मौजूद है? बार बार मैं इस सवाल पे फोकस इस वजह से कह रहा हूँ कि देखें, आप एक चीज़ को, एक मसले को आइडेंटिफाई करते हैं, वो मसला आप समझते हैं कि सिर्फ आपकी पार्टी का नहीं है, पूरी कौम का, उस मसले को हल होना चाहिए। उस मसले को हल किसने करना है और क्या आपकी क्या विल वहाँ पे मौजूद है? देखिए उसका सियासी हल है। हाँ, और उस पे पीटीआई को, पीटीआई की लीडरशिप। सर व्हेन वी टॉक अबाउट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हमें पता है कि यहाँ पे मामलात कॉन्स्टिट्यूशनली चलते हैं। दो के हमने देखा कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद आप जिस तरह से बात कर रहे हैं कि अंडर गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन आपको ये अगर हल करना है तो आपको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पहलू ही उसका देखना पड़ेगा और उसी से कुछ ना कुछ होगा। उस महाज पे क्या कर सकते हैं आप लोग? जी, अब मेरा जवाब अगर मुकम्मल होने दें आप। जी, हाफिज साहब ने सारी बातें की, आज तक ये नहीं बताया कि किन रूल्स के तहत बेंच बना। दूसरी बात ये है, इसी मुल्क की अदालतों ने अयूब, ज़ियाउल हक, मुशर्रफ साहब के मार्शल लॉज को जस्टिफाई किया। 1 मैन वाज अलाउड के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करें, किया। लॉ ऑफ द लैंड था जी, लोगों ने आज तक सियासी तौर पर तस्लीम किया उस मार्शल लॉ को? नहीं किया। कि आप बतौर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट या बतौर सिटीजन उन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं? नहीं करते। नहीं करता। जो भी इलीगैलिटी होती है उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता। फॉर द टाइम बिंग करवा ली जाती है। 26वीं आईनी तरमीम जिस तरीके से हुई है, क्या मजाक नहीं है? जैसे 27वीं होती जो होने जा रही है वो मजाक नहीं होगा। कितने अर्से तक सहना पड़ेगा ये? सर जब तक लोग नहीं खड़े होते। देखिए ना, लोगों का ये ख्याल है कि इमरान खान जेल में रहे, सड़ जाए,
वो सारी उम्र उधर रहे। किसने खड़ा करना है लोगों को? भाई लोगों को पार्टियों ने खड़ा करना है। आप जैसे पार्टी पीटीआई खड़ी कर रही है। पीटीआई की ये सबसे ज्यादा जो अफेक्टिव पार्टी है वही नहीं खड़ा कर पा रही, तो कैसे बिल्कुल expect बिल्कुल उसकी करेंगे? वजह कि जब आप लोगों से मुलाकात नहीं, देखें पॉलिटिकल पार्टीज के स्टेक्स हैं। हाँ। मेरा हमेशा से ये बात, ठीक। मैं बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड हूं कि सियासी जमातों से बात करें, नवाज शरीफ से, जरदारी से, फजल रहमान से, एएनपी से बात करें। वो सियासी लोग हैं ना, कहीं ना कहीं हमारे मफादात उनके साथ मिलते हैं। सही। उन्होंने भी लोगों के पास जाना, हमने भी जाना है। आप उनके पास, आप कहते हैं कि हम इस्टेब्लिशमेंट का क्या लेना देना है लोगों से, या उनकी तो देखे ना, उन्होंने इलेक्शन थोड़ी लड़ना है। आप जब बात करेंगे, आप जैसे तहरीक कैसे चलती है मार्शल नवाब नसरुल्लाह साहब की, आप देखें या उनकी जो है ना सियासी जिंदगी, वो बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करने वाले। मैं समझ गया हूँ, आपका पॉइंट आ गया। मैं हाफिज साहब से, हाफिज साहब जो जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से खत लिखा है, सर देखें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज अगर उसे इंसाफ नहीं मिल रहा और वो अपने जो ग्रीवियंसेस हैं उसको एक्सप्लेन कर रहा है और पब्लिकली एक्सप्लेन कर रहा है, हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि आम आदमी आएगा उसे इंसाफ मिलेगा? देखिए कंबर, आर्टिकल 202 कॉन्स्टिट्यूशन का या आर्टिकल 208 कॉन्स्टिट्यूशन का बड़ा वाज़ेह है। आर्टिकल 202 जो है वो किसी भी हाई कोर्ट को ये इख्तियार देता है कि वो अपने रूल्स एंड ऑर्डर्स बनाए और वो आपकी जुडिशियल प्रैक्टिस के अंदर या जुडिशियल एडजुडिकेशन का प्रोसेस है उसको रेगुलेट करता है। और आर्टिकल 208 जो है जो उसकी सर्विस के जो आपके ऑफिसर्स हैं या स्टाफिंग है उनको करता है और उसके अंदर जो है आपका हाई कोर्ट पूरा आता है। तो मैं ये समझता हूँ कि जस्टिस बाबर सत्तार ने जो आर्टिकल 208 के ऊपर बात की है बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनली या लीगली मुनासिब की है कि उसके अंदर फुल कोर्ट की मीटिंग का होना बड़ा जरूरी है। हाई कोर्ट का मतलब आपका सिर्फ चीफ जस्टिस नहीं है बल्कि चीफ जस्टिस और सारे जजेस उसके अंदर है। और जितने भी आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन इस तरह की आई हैं कि जब भी आप हाई कोर्ट के रूल्स एंड ऑर्डर्स बनाते हैं, चाहे आर्टिकल 202 के नीचे बनाए या आर्टिकल 208 के नीचे बनाए, वो आप अपनी फुल कोर्ट अवेलेबल जो जजेस हैं उनकी मीटिंग आप करते हैं और ये जजेस के ऊपर एक अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है कि वो उन मीटिंग्स के अंदर जाएं, हिस्सा लें। और उसके बाद चीफ जस्टिस का भी एक ही वोट होता है और वो उस वक्त वोट कास्ट करता है कि जब उसके अंदर टाई पड़ जाए। तो मैं ये समझता हूं कि जो अप्रैल 2025 के अंदर ये इस्लामाबाद के जजेस की अपॉइंटमेंट्स का जो सर्विसेज का आया है, ये बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इश्यूज नहीं हुआ। जस्टिस बाबर सत्तार ने बिल्कुल मुनासिब बात की है कि जी मुझे उस मीटिंग का नहीं पता जो फुल कोर्ट की होनी चाहिए थी जिसके अंदर ये डिस्कस होना चाहिए था। और मैं ये समझता हूं कि ये एक्सीड ऑफ अथॉरिटी या जो कॉन्स्टिट्यूशन लिमिटेशंस आपकी आर्टिकल 202 सर फिर आर्टिकल 208 के सर आप बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं। मैं लेकिन फिर सवाल उठाता हूं तो हाफिज साहब फिर आप कहते हैं कि इदारों के हाफिज साहब मैं जब सवाल उठाता हूं तो फिर आप कहते हैं कि इदारों के तकद्दुस बरकरार रहना चाहिए, इदारों को मलाइन नहीं करना चाहिए। इदारे अगर इस कैपेबल ही नहीं है, वहां पे जजेस आपस में लड़ रहे हैं, कोई तीसरा बंदा जाके कैसे इंसाफ मानेगा? जहां पे गलती है उसको पॉइंट आउट करें। देखिए आपने मेरे से दो तरह के सवाल किए। आपने रिजर्व सीट्स पे कहा, मैंने आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन उसका बताया। मैं कोर्ट से लड़ तो नहीं रहा, मैं डिसरिस्पेक्ट तो नहीं कर रहा। हालांकि जिन जजेस से मुताल्लिक ये बात कर रहे हैं कि जी वो बड़े थे, एक ने जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के मुताल्लिक भी ऑर्डर दिया हुआ है जो आज तक नहीं था। दूसरे ने कहा कि जी मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बैठ के जो है वो हमने मार्शल लॉ भी उसके अंदर रोका है या रात को भी कोर्ट। तो मैं उस तरह का क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन बता रहा हूं। और दूसरा मैंने आपको जो बताया वो भी गॉट इट। हाफिज साहब कह रहे हैं कि ये जो जजेस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने लेटर लिखा ये बिल्कुल दुरुस्त है और ये गलती की निशानदही की है, लेकिन कोई इस जरूरी नहीं है कि ये एक जगह पे अगर कोई ऐसा काम हो रहा हो तो सारी जगह पे ऐसा काम हो रहा है। इदारे बिल्कुल दुरुस्त हैं। देखिए बात यह है कि जो बाबर सत्तार साहब ने लेटर लिखा है, ये पॉइंट आउट किया है, वो बिल्कुल सही पोजीशन पॉइंट आउट की है। सुप्रीम कोर्ट में ये केस है, रूल्स की बात हुई है, सुप्रीम कोर्ट उसको डिले कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तो उस पर कोई फैसला नहीं दिया अभी आपने। मुझे आप एक जज का कह रहे हैं, 5 जजेस जो हाई कोर्ट के हैं वो अपना सर पटक रहे हैं। जजेस के साथ क्या हुआ यहाँ पे? जजेस पहले भी हुकूमत मुखालिफ फैसले देते थे, पहले भी मामलात इस तरह से, ये तो नहीं होता था कि उनको उठा के आप फारिग कर दें, सीनियरिटी उनकी फ्रस्ट्रेट कर दें। मैं डोगर साहब की रिस्पेक्ट करता हूँ, वो अपना काम जानते हैं और जब भी उनके सामने पेश हो तो वो एहतराम से आपसे पेश आते हैं। उन लोगों में से नहीं है काजी फायज ईसा जैसे, जिनकी अपनी इज्जत भी दी नहीं थी, वो किसी की भी नहीं करते थे।
वो बेहतर आदमी, लेकिन कानून के मुताबिक जो रूल्स हैं वो फुल कोर्ट ने फ्रेम करने हैं। यही बात तो मैं कर रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच किन रूल्स के तहत बनाते हैं। आप 191(3) की बात करते हैं, आप खोल लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन, 191(3) कहता है कि आप सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स खुद बनाएगी और फुल कोर्ट रूल बनाएगी। एक जज नहीं बना सकता, एक जज चीफ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो है, सुप्रीम कोर्ट की फॉर्मेशन इज चीफ कोर्ट, चीफ जस्टिस एंड द अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट लाइकवाइज हाई कोर्ट। अब बात यह है कि आप So who will rectify it? Do you think कि फुल सुप्रीम कोर्ट कोर्ट रेक्टिफाई करेगी। और जब हमने 191 के तहत ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ला रहे थे, इन्हीं जजेस को कहा था कि ये आपके गले पड़ेंगे, ये ना कीजिए, अपनी दाढ़ी पार्लियामेंट के हाथ में मत दीजिए। काजी फाइज ईसा ने जो है मतलब और भी थे ना, फायज ईसा तो एक ही था ना उसमें, बाकी भी तो थे ना। गुजारिश ये है कि जब हमने इनको कहा कि आप अपनी दाढ़ी पार्लियामेंट के हाथ में न दें, वो मुन देंगे आपकी दाढ़ी। और आज तासुब की फजा है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक, आधे जजेस जिनका क्राइटेरिया एक, मेरिट एक, एज एक, काबिलियत एक, उनमें से कुछ को उठा के आपने कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स यूज दे करने दी और के बाकियों लिए को नहीं बाकी दी। ये तासुब नहीं है तो और क्या है। चलें, दिस इज द लॉ ऑफ लैंड राइट नाउ। 26वीं अनफॉर्चुनेटली 26वीं आईनी तरमीम ख़त्म करनी होगी, तो उसके लिए एक बाकायदा प्रोसीजर है। नाज़िम का टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया। दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानी ग्रामी का शुक्रिया, दोनों इशूज़ पे आपके सामने राय रख दी है, ओपिनियन आपकी अपनी है। कंबर ज़द्दी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।